हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, छोटी साइज का छोटा आईपीओ आ रहा है, श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ। इसको मैं छोटा साइज का आईपीओ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका इश्यू साइज ही काफी छोटा है, सिर्फ 110 करोड़ रुपए का। और इसको बेबी आईपीओ भी कह सकते हैं, नन्नू मुन्नू आईपीओ भी कह सकते हैं। जाना तो इसको एसएमई वाली गली के अंदर था, पता नहीं भूल से ये मेन बोर्ड वाली गली के अंदर आ गया है। तो देखिए, जो छोटी साइज के आईपीओ होते हैं उनका मार्केट कैप भी काफी छोटा होता है, तो उनके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो होती है अगर वो उनके पैरामीटर्स अच्छे हों, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो। और मान लो उसके पैरामीटर्स इतने अच्छे नहीं हो तो बहुत ही हाई रिस्की भी ये कंपनी साबित हो सकती है। तो जानते हैं, सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले जानते हैं जीएमपी, जो कि एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है, बट रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं जीएमपी। तो ये थोड़ा बहुत हमें हल्का फुल्का लिस्टिंग इसका अंदाजा हो जाता है। तो अंदाजन जो अभी जीएमपी चल रही है ग्रे मार्केट के अंदर, मतलब जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है, वो लगभग 4% के आसपास बता रहा है। मान के यूं चले कि 5 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो जीएमपी काफ़ी कम है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं कि 20% हो तो ठीक है, मतलब जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आती है। तब हम क्या है कि 1 पॉइंट पूरा इसको देते हैं। अगर 20% से कम 10% तक हो तो हम इसको आधा पॉइंट देते हैं, 10% से कम हो तो इसको 0 पॉइंट देते हैं। मतलब अभी तो डिमांड काफ़ी कम बता रही है, मतलब थोड़ा रिस्की है अभी, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए एग्जैक्ट डिमांड आने का। बाकी एंकर लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। देखिए, जनरली छोटी साइज की आईपीओ के अंदर एंकर लिस्ट कभी कभार नहीं भी आती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बात आती है इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, श्री राम ट्विस्टेक्स कंपनी जो है गुजरात की कंपनी, राजकोट की कंपनी है और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। सिर्फ आसान भाषा में आपको समझा दूं तो ये कॉटन यार्न, मतलब जो धागा होता है जिसको यार्न बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अलग अलग किस्म के धागे आते हैं, तो ये धागे जीन्स, टी शर्ट, बेडशीट, पर्दे बनाने वाली जो कंपनियां होती है उनको ये डायरेक्ट सेल करती है। मतलब ये B2B कंपनी है। अगर इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखे करीब करीब, तो कार्डेड यार्न वहां से 28.6% का रेवेन्यू जनरेट होता है करीब करीब। कार्डेड मतलब जो बुनाई और कढ़ाई के अंदर जो धागा काम आता है। फिर आता है एलाइड ट्विस्ट यार्न, वहां से 25.5% का लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है, जो 2 धागों को मिलकर बनाया जाता है। फिर आता है ऑर्गेनिक यार्न। ऑर्गेनिक मतलब ये जो सीधा रुई जो कपास होता है वहां से लिया जाता है। 21.5% का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। पिछले सालों से अगर देखिए तो पिछले सालों के अंदर इसका जो ऑर्गेनिक यार्न है वहां से रेवेन्यू काफी कम जनरेट होता था। और बाकी जो धागे हैं, स्लब है, लाइक्रा वगैरह, लाइक्रा आपको पता होगा शर्ट टी शर्ट जिनसे आती है आजकल लाइक्रा की, तो वहां से लगभग 25% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल ये यार्न धागा मैन्युफैक्चर करती है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, अच्छा सेक्टर है ये। और इसकी मार्केट पोजीशन की बात करें तो काफी छोटी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। इसके सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे ट्राइडेंट है, वेल्सपन है, और भी इससे बड़ी बड़ी काफी सारी कंपनियां हैं। और ज्यादातर इसका रेवेन्यू 90% से ऊपर का इंडिया से ही जनरेट होता है। और कंपनी की शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी। 13 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है राजकोट के अंदर है। और क्या है कि वो उसके रूफटॉप सोलर वगैरह लगे हुए हैं, मतलब जो अपनी बिजली वगैरह होती है उसका खर्चा ये खुद निपटा लेती है। और भी आगे इसका एक्सपेंशन का प्लान है। ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के अंदर थोड़ा पैसा लगेगी, तो जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो पूरा हो जाएगी। तो यहां तक अच्छी बात नजर आ रही है कंपनी की। फिर बात आती है फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स से। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर हाथों हाथ अपडेट्स मिल जाते हैं और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो। अब इसके फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और सितंबर 2025 तक दिए गए हैं, मतलब FY26 के दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन हालांकि बहुत कम है, बट स्टेडी ग्रोथ है। जैसे 2023 के अंदर इसका प्रॉफिट मार्जिन था 0.95%, मतलब 1% से भी कम। 2024 में बढ़कर हो गया 2.8%, 2025 में बढ़कर हो गया 3.1%। मार्जिन के अंदर ग्रोथ है, कम मार्जिन है पर स्टेडी है, ये अच्छी बात है। नेट वर्थ इसकी बड़ी है। इसके हाथ में रिजर्व्स 51 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स है 60 करोड़ रुपए के आसपास की। इसके अंदर ये 14 करोड़ रुपए आईपीओ के पैसे से पे करेगी, 14.9 करोड़ रुपए के आसपास। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 के बीच के निकल कर आता है। और आईपीओ के बाद भी डेट रहेगा इसके ऊपर, मतलब आधे से भी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे, डेट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इतने छोटे स्तर की कंपनी है तो डेट ज़्यादा होना नेगेटिव है। बाकी ROC 13% ठीक है, मतलब इतनी कम भी नहीं है। अब बात आती है वैल्यूएशंस की।
तो इसका पीई देखें तो 38 का निकल कर आता है। जो इसकी पीयर्स इसने मेंशन किया है उनसे ये काफ़ी छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। इसका 250 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है, अदर्स का 450 करोड़ से 900 करोड़ रुपए के बीच में है, तो उनसे काफ़ी छोटी कंपनी है। और ट्राइडेंट वगैरह उनसे तो बहुत छोटी कंपनी है। उनका पी 11 से 14 के बीच में निकल कर आता है और इसका 38 का है, तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है। फिर बात आती है प्राइस टू बुक की, तो इसका प्राइस टू बुक 4.13 का है, अदर्स का है 0.57 से 1.67 के बीच में। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस नजर आती है। तो वैल्यूएशंस बहुत महंगी है और मुझे लगता है इतने छोटे स्तर पर अगर कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप्स आप कह सकते हैं, स्मॉल कैप के नियरली कंपनी है, बहुत छोटी स्मॉल कैप की और जो एसएमई सेगमेंट उसके बीच की कंपनी है, ठीक है ना। तो इस स्तर पर इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो नहीं है। फिर बात आती है इस आईपीओ की डिटेल्स की। 23 से 25 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। 2 मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है और इसका प्राइस में रखा गया है 95 रुपए से लेकर 104 रुपए के बीच में। 144 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 110 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है और इसका मार्केट कैप करीबन बनेगा 415 करोड़ रुपए के आसपास का। फ्रेश इश्यू से क्या करेगी, मैंने आपको बताया कि भाई ये अपने नए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप लगाएगी जिसके अंदर 22 करोड़ रुपए वहां खर्च होंगे। एक विंड पावर प्लांट लगा रही है, इसके अंदर 39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बाकी 14.8 करोड़ रुपए इसका डेट वगैरह पे करने के अंदर काम में ले रही है। बाकी 44 करोड़ रुपए अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में ले रही है। मुझे लगता है ये जो पैसा ज़्यादातर, एक तो इसके पास पहले से ही सोलर प्लांट लगे हुए, रूफ टॉप सोलर लगा हुआ है और ये एक्सपेंड कर रही है विंड पावर प्लांट के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो मुझे लगता है इसके बजाय इसको अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, अपना डेट पे करना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू है वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, मतलब ये जो पैसे जुटा रही इतने छोटे स्तर पर, तो इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। उसकी जगह ये मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप लगा रही है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगी चीज़ें। बाकी रिटेल पोर्शन 10% का है और प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है आईपीओ से पहले भी, आईपीओ के बाद और थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं। इससे काफ़ी हद तक मतलब हमें मालूम चल जाता है रिस्क वगैरह कितना है। देखिए सबसे पहली चीज़ है जीएमबी सिर्फ 4% के आसपास बता रही है, तो जीएमबी मामले में हम 0 पॉइंट देना चाहेंगे। वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो हाई है, महंगी है, वैल्यूएशंस में भी 0 पॉइंट मिल जाता है। बाकी एंकर लिस्ट देखिए छोटा साइज है, तो एंकर लिस्ट का भरोसा नहीं है कि ये लेके आए ना लेके आए, ये कंपनी पर डिपेंड करेगा। बट छोटे साइज के अंदर एंकर लिस्ट की ज़्यादा कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो जीएमबी पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर डिमांड रहती है तो सब्सक्रिप्शन वगैरह आने की उम्मीद रहती है, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी। अभी के लिए जो पैरामीटर्स है थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इनके आपको भरोसे रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर बढ़िया है और सेक्टर के अंदर इसने ग्रोथ भी दिखाई है, क्योंकि रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ आई है। मार्जिन्स इसके कम है बट स्टडी है मार्जिन, मतलब लगातार इसने मार्जिन्स दिखाए हैं, मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ आई है, ये अच्छी बात है। और खुद की इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड के लिए इनके पास रूफटॉप सोलर है और आगे भी, और ये फ्रेश इश्यूज है अपना, मतलब विंड पावर प्लांट लगाने वाले हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने वाले हैं, तो थोड़ा और जरूरत है पूरा करेंगी। बाकी फ्रेश इश्यूज है, थोड़ा डेट पे कर रही है, ये भी अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव से सबसे बड़ी नेगेटिव तो लगा वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, डेट ज्यादा है, आईपीओ के पैसे से डेट कम पे कर रही है और फ्रेश इश्यू का जो उपयोग है वो पावर प्लांट्स वगैरह लगाने के अंदर कर रही है, मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। मतलब थोड़ा बहुत लगाइए, बाकी अब अपना डेट भी पे करिए, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाइए, ये काम करिए ना, तो थोड़ा बिजनेस एक्सपेंड होगा। बाकी प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये भी थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। बाकी उसके अलावा जैसे ये टॉप 1 कस्टमर से इसका 37% का भी रेवेन्यू जनरेट होता है, एक कस्टमर से सिर्फ। बाकी टॉप 10 कस्टमर से 94% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कस्टमर्स तो ये ज़्यादा कोई रिस्क वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, 10 कस्टमर्स के अंदर है, पर एक कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो अगर वो थोड़ा उनसे कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो रेवेन्यू पर फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है, हाई रिस्क कंपनी नजर आ रही है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के साथ जो इसके पैरामीटर्स हैं बड़े रिस्की हैं, वैल्यूएशंस महंगी है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, और ऐसे स्तर पर कंपनी को वैल्यूएशन सस्ती रखनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इतने छोटे स्तर की कंपनी, मुझे समझ नहीं आया है प्रमोटर ने इतना सेल कैसे किया है, क्या है, कम क्यों है होल्डिंग। दूसरा, इस स्तर पर डेट फ्री भी होना चाहिए। अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हो तो डेट वगैरह कम होना चाहिए, मतलब एक बढ़िया पैकेज होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करे, पर वो है नहीं। तो आजकल देखा जाए तो मुझे लगता है कंपनियां अपना फायदा पूरा करने के लिए आती है, पैसा जुटाया, पब्लिक का क्या है उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है देखते हुए।
और इनको मंजूरी भी कैसे देते हैं मुझे वो भी समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस तरह से मंजूरी मिलती है। बाकी हाई रिस्क है, मुझे तो पर्सनली इंटरेस्ट नहीं आया। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।